हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है और पिछली वीडियो तक, मेरे थर्ड वीडियो तक आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है और काफ़ी कुछ जान भी लिया है आप लोगों ने। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कि चौथे पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। डाइसैकराइड जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, तो डाइसैकराइड को हम लोग पौष्टिक तत्वों के आधार पर कितने वर्गों में बांटते हैं उसको हम लोग जानेंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं कि डाइसैकराइड के कितने पार्टों में हम लोग बांटे हैं। और आइए चलते हैं। डाइसैकराइड को हम लोग पौष्टिक तत्वों के अनुसार कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है सुक्रोज, दूसरा होता है मल्टोज और तीसरा होता है लैक्टोज। तो आइए आज हम लोग जो बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज क्या होता है और क्या इसमें खासियत है सुक्रोज में। तो आइए चलते हैं। सुक्रोज को गन्ने का शक्कर कहते हैं, यानी कि सुक्रोज जो गन्ने में ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? गन्ने का शक्कर भी कहते हैं। गन्ने का चीनी, शक्कर का मतलब क्या होता है? चीनी, यानी कि गन्ने में भरपूर मात्रा में शक्कर विद्यमान होता है। तो आइए आगे चलते हैं। सुक्रोज को चुकंदर का शर्करा भी कहते हैं, यानी कि सुक्रोज को चुकंदर का शर्करा भी कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है बिना शर्करा के संभव नहीं है, ये ऊर्जा नहीं देता है, इसलिए शर्करा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सुक्रोज को चुकंदर का क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुक्रोज को चुकंदर का क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। सुक्रोज चुकंदर का गन्ने के रस में ज़्यादा पाया जाता है। सुक्रोज जो होता है चुकंदर और गन्ने के रस में ज़्यादातर पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। प्राप्ति के आधार पर सुक्रोज को चुकंदर या गन्ने का शर्करा भी कहते हैं। प्राप्ति के आधार पर किसको गन्ने का शर्करा कहते हैं? किसको कहते हैं? सुक्रोज, चुकंदर और किसको कहते हैं? गन्ने को कहते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्राप्ति के आधार पर सुक्रोज को चुकंदर या गन्ने का शर्करा कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सुक्रोज गन्ने में 10 से 12% तक उपस्थित रहता है। 10 से 12% कहाँ उपस्थित रहता है? सुक्रोज गन्ने के रस में। आइए आगे चलते हैं। सुक्रोज चुकंदर में 12 से 18% पाया जाता है। 12 से 18% सुक्रोज किस में पाया जाता है? चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। किस में टूटकर? एंजाइम में टूटकर ये अणु देता है। सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु फ्रुक्टोज का निर्माण करता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। सुक्रोज की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि सुक्रोज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आइए, यह जल में घुलनशील होता है, यानी कि ये जल में घुल सकता है। यह रवे के रूप में होता है, यानी कि थोड़ा दरदरा होता है। पाचन के बाद सुक्रोज ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल जाता है। जब हम लोग क्या पाचन के बाद सुक्रोज जो हम लोग ले लेते हैं भोजन के माध्यम से, जब वो पचता है तो क्या हो जाता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल जाता है। आइए आगे चलते हैं। जब सुक्रोज को तनु हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसमें बराबर मात्रा में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। एक बार और देख लीजिए। जब सुक्रोज को तनु हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसमें बराबर मात्रा में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज का मिश्रण हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिश्रित हो जाते हैं बराबर मात्रा में। तो आइए आगे चलते हैं। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज के मिश्रण को क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। मल्टोज के बारे में जानते हैं कुछ। मल्टोज क्या होता है? मल्टोज को जई शर्करा भी कहते हैं, यानी कि ये शर्करा जो मल्टोज जो प्राप्त होता है वो जई में ज़्यादा पाया जाता है। यह अंकुरित अनाजों से बनाया जाता है, यानी कि जो ये ज़्यादातर अंकुरित अनाज में पाया जाता है। जब हम लोग भिगो देते हैं या कहीं पे अनाज को छींट देते हैं, जब वो अंकुरित हो जाता है तो मल्टोज की प्राप्ति होती है। तो आइए आगे चलते हैं। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहता है। मल्टोज जो होता है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है, यानी कि पोषक तत्वों में ये मिश्रित रूप में विद्यमान रहता है, या अंकुरित होने पर मल्टोज का निर्माण हो जाता है पोषक तत्वों में।
आइए आगे चलते हैं। अनाजों को जब अंकुरित किया जाता है तब अनाज के स्टार्च डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको एक बार और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे आइए, अनाजों को जब अंकुरित किया जाता है तब अनाज के स्टार्च डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। किसकी स्थिति में? डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। आंतररस के प्रभाव में मल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मल्टोज टूटकर ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण करता है। ग्लूकोज के 2 अणु का निर्माण कौन करता है? मल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में मल्टोज टूटकर ग्लूकोज के कितने अणु का निर्माण करता है? 2 अणु का निर्माण करता है। शरीर में जब अनाज के स्टार्च का पाचन होता है तो पहले वह मल्टोज में तथा बाद में ग्लूकोज में बदलता है। जब शरीर में हम पोषक तत्व लेते हैं, जब अनाज हम लोग लेते हैं तो पहले वो स्टार्च के रूप में पचता है। जब पचता है तो पहले क्या बनता है? मल्टोज। फिर क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बन के क्या होता है? आसानी से शरीर में पच जाता है। तो आइए हम लोग लैक्टोज के बारे में बात करते हैं। लैक्टोज क्या होती है? लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं। दूध शर्करा क्यों कहते हैं लैक्टोज को? क्योंकि ये दूध में ज़्यादातर पाया जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसा कि हमने अभी बताया, दूध में ये जो होता है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। माँ के दूध में गाय, भैंस, बकरी के दूध से ज़्यादा लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। यहाँ की कहने का मतलब है कि गाय, भैंस, बकरी से ज़्यादा माँ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लैक्टोज किस में पाया जाता है? माँ के दूध में लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज माँ के दूध में 6 से 7% तक होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 6 से 7% तक दूध लैक्टोज किस में पाया जाता है? किसके दूध में? माँ के दूध में 6 से 7% तक लैक्टोज उपस्थित होता है। आइए आगे चलते हैं। गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा 4.5 से 5% तक होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 4.5 से 5% तक होती है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। लैक्टोज शर्करा वनस्पति जगत से नहीं पाया जाता है। यानी कि ये जो लैक्टोज होता है ये सब्जियों से नहीं पाया जाता है। ये मिश्रित होता है, ये पोषक तत्वों में मिश्रित रूप में पाया जाता है और ये बीज वाले में अनाजों में पाया जाता है। जो अंकुरित होते हैं उसमें ये लैक्टोज पाया जाता है। तो आइए हम लोग लैक्टोज की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। लैक्टोज की विशेषता क्या होती है? यह जल में कम घुलनशील होता है, यानी कि पूरी तरह से नहीं घुलता है। यह अन्य शर्करा से कम मीठा होता है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से कम मीठा होता है लैक्टोज। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। फ्रुक्टोज जो होता है सबसे ज़्यादा मीठा होता है और ग्लूकोज उससे थोड़ा कम होता है, और लैक्टोज में जो होता है उससे भी कम मीठा होता है। तो आइए हम लोग पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे। पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? पॉलीसैकेराइड के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं। पॉलीसैकेराइड जटिल कार्बोज पदार्थ होते हैं, यानी कि ये आसानी से पचने वाले कार्बोज नहीं होते हैं, जटिल कार्बोज होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो आइए आगे चलते हैं। स्टार्च वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। स्टार्च जो खाने में हम लोग प्रयोग करते हैं वो स्टार्च वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, पॉलीसैकेराइड में क्या क्या आते हैं पोषक तत्वों के अंतर्गत? तो इसको हम लोग जान लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन आदि आते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। यह जल में कम घुलनशील होते हैं, यानी कि पॉलीसैकेराइड्स के जो ये पौष्टिक तत्वों से बने हुए ये चीज़ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन है, तो ये जल में कम घुलते हैं, पूरी तरह से जल में नहीं घुलते हैं। तो आइए आगे चलते। जल में कम घुलनशील होने के कारण पौधे के विकास एवं वृद्धि के लिए ज़्यादा लाभकारी होते हैं। यानी कि जब ये जल में कम घुलनशील होते हैं तो ये क्या होता है? पौधे के वृद्धि एवं विकास में ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इससे पेड़ पौधे जड़, तना, बीज, फल आदि में स्टार्च संग्रह करने में समर्थ हो जाता है। जब जल नहीं रहता है तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी वृद्धि एवं विकास करते हैं और तने और जड़, बीज में ये स्टार्च को संग्रह कर लेते हैं। और इसके माध्यम से जब मनुष्य जो है
जड़ वाली, तने वाली, बीज, फल आदि सब्जियां खाते हैं तो इनको स्टार्च जो होता है भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। पोषण की दृष्टि से पॉलीसेक्राइड्स में के प्रमुख तत्व जो होते हैं, पोषण की दृष्टि से पॉलीसेक्राइड में प्रमुख हैं। यानी कि जब पोषण की दृष्टि होती है, जैसा कि हम लोग भोजन में लेते हैं, तो उनकी दृष्टि से पॉलीसेक्राइड में कुछ चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं जो हमारे पौष्टिक तत्व में होती हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज़ें पॉलीसेक्राइड में हैं जो पोषक तत्वों की दृष्टि से काफ़ी अच्छी होती हैं। तो स्टार्च, डेक्सट्रीन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, हेमिसोल्यूलोज। तो इसके बारे में हम सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले क्या होता है, पहला जो है स्टार्च, स्टार्च के बारे में जान लेते हैं कि स्टार्च क्या होता है। तो आइए आप लोग से बता दें कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इससे आप लोगों को काफ़ी लाभकारी होगा कि आप लोग कभी भी कहीं भी रहें तो आप लोग नोट्स के द्वारा पढ़ लेंगे। नोट्स के द्वारा बहुत ही अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आप नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। और हमारे चैनल अगर पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। तो आइए हम लोग स्टार्च के बारे में जानते हैं। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो वनस्पति जगत होता है, यानी वनस्पति से जो प्राप्त होते हैं पोषक तत्व, ये जो होता है स्टार्च जो होता है, इन्हीं से ज़्यादातर प्राप्त होता है। जैसे जान लेते हैं किस में स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है। गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी, मथुआ आदि। ये मडुआ जो है आपका, ये आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर होता है। ये विलुप्त हो चुका है, अब नहीं होता है उतना। तो ये काफ़ी लाभकारी होता था स्वास्थ्य के लिए। आइए आगे चलते हैं। अनाजों में स्टार्च 70 से 85% तक पाया जाता है। यानी कि ये जो गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, रागी और मडुआ जो होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है, 70 से 85% तक स्टार्च पाए जाते हैं। तो ये याद करने वाली चीज़ है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग याद रखिएगा, अनाज में स्टार्च कितने प्रतिशत तक पाए जाते हैं, 70 से 85% तक स्टार्च पाए जाते हैं। जड़ व तने वाली सब्जियों में 20 से 35% स्टार्च पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जड़ और तने वाली सब्जियों में स्टार्च कितना पाया जाता है, 20 से 35% तक स्टार्च पाया जाता है। सूखे बीज क्या होते हैं, मटर, सेम, ग्वार फली आदि में स्टार्च 40% तक पाया जाता है। सूखे बीज में स्टार्च कितने प्रतिशत तक पाया जाता है, 40% तक पाया जाता है। कच्चे केले व सेब में स्टार्च की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कच्चे केले व सेब में स्टार्च की अधिक मात्रा पाई जाती है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग को आगे बेनिफिट मिल सके। आइए आप लोग इधर चलते हैं। हम लोग काफ़ी ये याद रखने वाली चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे फल पकने लगते हैं उनके स्टार्च मोनो तथा डाई शर्करा में परिवर्तित होता जाता है और फल पकने लगते हैं और मीठे होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे फल पकने लगते हैं उनके स्टार्च जो होते हैं मोनो तथा डाई सैकराइड में परिवर्तित होने लगते हैं और फल पकने लगते हैं और मीठे होने लगते हैं। यानी कि इनमें से स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा, जब कच्चे भुट्टे, मटर, चने, दाने मीठे होते हैं, यानी कि जब जो हम लोग बीज वाले पदार्थ बोते हैं तो क्या होते हैं, ये जब कच्चे रहते हैं तो खाने में क्या होते हैं, मीठे होते हैं। ये मीठे होते हैं क्योंकि इनमें मोनो तथा डाई शर्करा उपस्थित होता है। ठीक, और जैसे जैसे ये पकने लगते हैं इनकी शर्करा स्टार्च में बदलने लगती है और मिठास समाप्त हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे ये पक जाते हैं क्या होती है, स्टार्च इसमें समाप्त होने लगती, स्टार्च आ जाता है और मिठास जो होता है वो समाप्त होने लगता है। तो आइए हम लोग स्टार्च की विशेषता के बारे में बात करते हैं कि स्टार्च की विशेषता क्या होती है। ये ठंडे जल में घुलनशील होते हैं और ये उबलते स्टार्च का पाचन सरलता से होता है। यानी कि कच्चे स्टार्च का जो है पाचन अच्छे से नहीं होता है। स्टार्च स्वादहीन होते हैं, यानी कि स्टार्च में कोई स्वाद नहीं होता है। ये श्वेत पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ये
सफ़ेद पाउडर के रूप में विद्यमान होते हैं या पाए जाते हैं। स्टार्च का रासायनिक सूत्र, स्टार्च का रासायनिक सूत्र आप लोग जान लीजिए, C6H10O5N होता है। स्टार्च एमाइलोज तथा एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है स्टार्च? एमाइलोज तथा एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बना होता है स्टार्च। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। किससे मिलकर बना होता है स्टार्च? एमाइलोज तथा एमाइलोपैक्टिन से। स्टार्च का सबसे सरलतम रूप क्या होता है? ग्लूकोज होता है, क्योंकि ये आसानी से पच जाता है। स्टार्च का सबसे सरलतम रूप क्या होता है? ग्लूकोज होता है। स्टार्च ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य साधन होता है, यानी कि स्टार्च से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान होती है। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप लोगों को नमस्कार, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ नमस्कार।